नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग एज में आपका स्वागत है। एब्सकॉन्ड, इसका सीधा सा अर्थ है भाग जाना। जी, एब्सकॉन्ड। ये सुनने में थोड़ा औपचारिक और कानूनी शब्द लगता है, लेकिन इसे याद रखने के लिए स्रोत ने जो लिंक दिया है वो कमाल का है। अब से कांड। हाँ, अब से कांड। जरा सोचिए, कोई इंसान जब कोई बड़ा कांड या गड़बड़ कर देता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जाहिर है वो वहां से रफूचक्कर हो जाता है। ये ध्वन्यात्मक जुड़ाव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एब्सकॉन्ड को तोड़कर अब से कांड बना देना एक विदेशी शब्द को हमारे एकदम देसी मुहावरे से जोड़ देता है। बिल्कुल। जब भी कोई एब्सकॉन्ड सुनेगा तो दिमाग तुरंत उस कांड वाली छवि को सामने लाएगा और याद दिलाएगा कि कांड करने वाला व्यक्ति डिकैम्प कर जाता है, जो कि इसका एकदम सटीक समानार्थक शब्द या सिनोनिम है। और इसका विपरीत क्या होगा? जाहिर है भागने के बजाय सामने आना, यानी अपीयर होना इसका एंटोनिम है। ये पूरी एक कहानी बन जाती है। ये सच में कहानी की तरह काम करता है। इसी तरह एक और शब्द है चबी, जिसका अर्थ है मोटा। इसका लिंक बहुत ही सीधा रखा गया है, चुबी। चुबी, हाँ। जैसे कोई गोलमटोल सा बच्चा हो जिसके गाल खींचने पर चुभते हों या चुभी लगते हों। जो व्यक्ति बहुत अधिक मोटा या ओबीज होता है उसके लिए भी अक्सर ऐसे ही मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल होता है। जी, ओबीस इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है। और इसका विलोम बहुत ही सरल है, थिन यानी पतला। लेकिन मुझे स्रोत में दिए गए अगले शब्द के लिंक पर थोड़ा संदेह है। शब्द है ब्लाइथ। ब्लाइथ, ठीक है। में बिल जैसे साधारण शब्द से कोई खुशी का जुड़ाव बन सकता है? क्या ये थोड़ा कमजोर लिंक नहीं है? सतह पर देखने पर यह लिंक भले ही साधारण लगे, लेकिन अगर हम इसे मानवीय भावनाओं के विरोधाभास से जोड़कर देखें तो ये बहुत गहराई से काम करता है। अच्छा, वो कैसे? आमतौर पर बिल चुकाना किसी के लिए भी तनाव का कारण होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी का कोई बहुत बड़ा और पुराना अटका हुआ बिल अचानक माफ हो जाए, या किसी महीने का बिल उम्मीद से बहुत कम आए। अरे वाह, तब तो सच में बहुत खुशी होगी, है ना? उस पल जो खुशी या राहत महसूस होती है वो बहुत तीव्र होती है। ये लिंक उसी भावनात्मक रिलीफ पर खिलता है। इस तरह एक साधारण सा बिल इंसान को जॉयफुल बना देता है, जो इसका सिनोनिम है। बिल्कुल। और जब बिल ज्यादा आ जाए तो इंसान उदास या मोरोस हो जाता है, जो कि इसका विलोम है। तो ये लिंक कमजोर नहीं बल्कि मनोविज्ञान पर आधारित है। स्रोत में दिए गए अगले शब्द को देखते हैं, इंडस्ट्रियस। इसका हिंदी अर्थ है मेहनती। जी। और इसका लिंक तो पूरी तरह से तर्क पर आधारित लगता है, इंडस्ट्री में काम करने वाले। मुझे लगता है कि ये कोई अजीबोगरीब लिंक नहीं है, बल्कि शब्द की असली उत्पत्ति ही यहीं से हुई होगी। मैं एकदम सहमत हूँ। ये एक बहुत ही तार्किक और सीधा संबंध है। जब हम इंडस्ट्री या कारखाने की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत मशीनों की आवाजें, पसीना बहाते मजदूर और मेहनत की तस्वीर उभरती है। हाँ, मेहनत तो है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग सच में बहुत मेहनती होते हैं। इस शब्द के साथ स्रोत में कई बेहतरीन समानार्थक शब्द भी दिए गए हैं, जैसे डिलिजेंट, एसिडियस, लेबोरियस और हार्डवर्किंग। ये सब मेहनत को ही दर्शाते हैं। जी, ये सभी शब्द निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं। और जाहिर है जो इंडस्ट्रियस नहीं है वो आलसी या लेजी होगा। यहाँ दिमाग को कोई कहानी नहीं बनानी पड़ती, बस एक स्थापित अवधारणा का उपयोग करना पड़ता है। तार्किक लिंक्स के बाद स्रोत में कुछ ऐसे लिंक्स भी हैं जो थोड़े अलग माहौल की तस्वीर बनाते हैं। जैसे एक शब्द है बॉडी। बॉडी, हाँ, जिसका अर्थ है अश्लील। इसका लिंक दिया गया है बाड़ी। अक्सर देखा जाता है कि पुरानी बाड़ियों या एकांत अहातों के आसपास का माहौल कभी-कभी थोड़ा असभ्य या इनडिसेंट हो सकता है। ये एक सांस्कृतिक और स्थानिक जुड़ाव है। बिल्कुल। इसके विपरीत एक साफ सुथरा और सभ्य माहौल इसका विलोम होगा, जिसे स्रोत में क्लीन कहा गया है। अब अगर हम दृश्य और भावनाओं की ओर बढ़ें तो ये तकनीक और भी ज्यादा प्रभावी नजर आती है। स्रोत में एक शब्द है किंडल, जिसका अर्थ है जलाना। जी, किंडल। और इसका लिंक है कैंडल। यहाँ डुअल कोडिंग थ्योरी लागू होती है। जब हम किंडल सुनते हैं तो ये ध्वन्यात्मक रूप से कैंडल यानी मोमबत्ती जैसा लगता है। हाँ, आवाज एकदम मिलती जुलती है। और मोमबत्ती का प्राथमिक कार्य ही जलना या रोशनी देना होता है। तो यहाँ शब्द की ध्वनि सीधे एक दृश्य या विजुअल से जुड़ जाती है, एक जलती हुई मोमबत्ती। यह दिमाग तो दो अलग अलग रास्तों से एक ही जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। आवाज और दृश्य दोनों से। एकदम सही। जलाना या फायर इसका समानार्थक है और उसे बुझा देना या पुट आउट कर देना इसका विलोम बन जाता है। दृश्य कल्पनाओं की बात करें तो स्रोत का अगला शब्द मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत विचारोत्तेजक लगा। शब्द है ग्लूमी, जिसका अर्थ है दुखी, और इसका लिंक दिया गया है गुलामी। इस शब्द को पढ़ते ही एक भारीपन सा महसूस होता है। ये शायद पूरी सूची में सबसे गहरा और भावनात्मक रूप से सबसे मजबूत मेमोरी ट्रिक है।
गुलामी शब्द अपने आप में इतने गहरे दुख, ऐतिहासिक पीड़ा और अंधकार को समेटे हुए है कि यह विचार ही किसी को भी भीतर से दुखी कर सकता है। एकदम सच कहा। जब हमारा दिमाग ग्लूमी को गुलामी से जोड़ता है तो वो केवल अक्षरों को याद नहीं कर रहा होता, बल्कि उस शब्द से जुड़ी एक पूरी भावना को महसूस कर रहा होता है। ये एक इमोशनल एंकर की तरह काम करता है। बहुत खूब। कोई व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में हो, वो हमेशा हताश या डाउनकास्ट ही रहेगा। इसके एकदम विपरीत स्थिति होगी स्वतंत्रता की, जहां इंसान प्रसन्न और रेडिएंट महसूस करता है। भावनाओं के जरिए सीखी गई चीजें अमिट हो जाती हैं। भावनाओं के इस भारीपन से निकलकर थोड़े व्यंग की ओर चलते हैं। स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार शब्द है, लैम्पून। लैम्पून, हाँ। इसका अर्थ है निंदा करना, और इसका जो लिंक बनाया गया है वो एकदम सिनेमाई है। लैम्प ऑन, ये तो ऐसा हो गया कि किसी की गलतियां देखने के लिए या समाज में सरेआम उसकी निंदा करने के लिए किसी ने उसके चेहरे पर एकदम से लैम्प ऑन कर दिया हो, एक तेज स्पॉटलाइट डाल दियो। हाँ, ये रूपक का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल है। सार्वजनिक निंदा या आलोचना का मतलब ही होता है किसी की कमियों को प्रकाश में लाना, हाँ, सबके सामने लाना। लैंप ऑन करना उसी प्रक्रिया का एक दृश्य रूप है। जब किसी पर ऐसे स्पॉटलाइट डाली जाती है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, यानी उसे क्रिटिसाइज करते हैं। और इसके विपरीत अगर रोशनी अच्छे कामों पर डाली जाए तो लोग तारीफ करेंगे या अपलॉड करेंगे। निंदा की बात हो ही रही है तो स्रोत में एक ऐसा शब्द भी है जो एक बहुत ही आम और सार्वभौमिक घृणा को दर्शाता है। शब्द है डिटेस्ट। जी, डिटेस्ट। इसका अर्थ है घृणा करना, और इसका लिंक है डेटेस्ट। ये कितना सटीक है। स्कूल या कॉलेज के दिनों में अचानक से जब कहा जाता था कि चलो टेस्ट दो, तो उससे ज्यादा घृणा किसी और चीज से नहीं होती थी। ये लिंक साझा मानवीय अनुभवों पर आधारित है, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। हाँ, हर किसी ने महसूस किया है। कोई भी व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई की है वो उस चिढ़ और घृणा की भावना से अच्छी तरह वाकिफ है, जो सरप्राइज टेस्ट के नाम से पैदा होती है। जो तीव्र नापसंदगी उस समय महसूस होती है, वही डिटेस्ट का असली अर्थ है। बिल्कुल। ये केवल याद रखना नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी स्मृतियों को दोबारा जीना है। इसलिए स्रोत ने इसका समानार्थक शब्द हेट और विलोम लव दिया है, जो इस संदर्भ में एकदम सटीक बैठता है। साझा अनुभवों से जुड़ी एक और दिलचस्प बात स्रोत में देखने को मिलती है। जैसे एक शब्द है फ्रेजाइल, जिसका अर्थ है आसानी से टूटने वाला। जी। इसका लिंक है फर्जी ले। अगर बाजार से कोई भी फर्जी या नकली सामान खरीद लिया जाए तो वो बहुत ही कमजोर या वीक होता है और जल्दी टूट जाता है। इसके विपरीत असली सामान हमेशा स्ट्रॉन्ग या मजबूत निकलेगा। एकदम लॉजिकल है। वैसे स्रोत सामग्री की सूची में एक शब्द आता है वैनिश, जिसका अर्थ गायब होना है। अगर इसके लिए हम खुद एक लिंक सोचें तो कपड़ों से दाग हटाने वाले उस मशहूर वैनिश पाउडर के बारे में सोचा जा सकता है, जो पल भर में दाग को डिसअपियर या गायब कर देता है। बिल्कुल, विज्ञापनों और ब्रांड्स के नाम हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई तक बैठे होते हैं, और हम आगे देखेंगे कि स्रोत सामग्री ने भी ब्रांड्स का कितनी चतुराई से उपयोग किया है। सही कहा। लेकिन उससे पहले एक और शब्द पे बात करते हैं जिसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। शब्द है जिंजरली। जिंजरली। इसका अर्थ है सावधानी से। इसका लिंक दिया गया है जिंजर यानी अदरक। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अदरक तो बस एक जड़ है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। इसमें सावधानी वाली क्या बात आ गई? यहाँ थोड़ा पाक कला या कुकिंग के नजरिए से सोचना होगा। जो लोग खाना या चाय बनाते हैं वे जानते हैं कि अदरक का स्वाद बहुत ही तीव्र और हावी होने वाला होता है। हाँ, वो तो है, ज्यादा डालो तो कड़वा हो जाता है। बिल्कुल, इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। अगर ये जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो पूरी डिश या चाय का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए जिंजरली काम करने का मतलब है बहुत ही संभल कर और सावधानी से, यानी केयरफुली काम करना। समझ गई। और अगर कोई बिना सोचे समझे काम करेगा तो वो केयरलेस कहलाएगा। ये लिंक उन लोगों के लिए बहुत कारगर हैं जो कुकिंग से जुड़े बारीक अनुभवों को समझते हैं। ये तो सच में बहुत ही सूक्ष्म और बढ़िया अवलोकन है। अब हम चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विरोधाभास, पॉप कल्चर और कुछ बहुत ही विचित्र ट्रिक्स का उपयोग किया गया है। स्रोत में एक शब्द है रेस्टिव। रेस्टिव। इसका अर्थ है बेचैन और इसका लिंक है ज्यादा रेस्ट। ये तो एकदम विरोधाभास या आयरनी हो गई ना। आराम करने से तो सुकून मिलना चाहिए, बेचैनी कैसे हो सकती है? यही इस लिंक की सबसे बड़ी ताकत है, कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति। हमारा दिमाग हमेशा रेस्ट को शांति से जोड़ता है,
लेकिन जब इंसान एक सीमा से ज्यादा रेस्ट कर लेता है, जब वो शारीरिक रूप से एकदम निष्क्रिय हो जाता है, तो उसके भीतर एक अजीब सी उलझन और बेचैनी पैदा हो जाती है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, ज्यादा सोने पर सिर भारी हो जाता है। एकदम सही। शरीर और दिमाग कुछ करने के लिए तड़पने लगते हैं। एक तरह की रेस्टलेसनेस आ जाती है। इसलिए ज्यादा रेस्ट का नतीजा बेचैन होना हो सकता है। बहुत दिलचस्प है। रिलैक्स्ड महसूस कर पाता है। ये विरोधाभास सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद स्रोत में कुछ बहुत ही सांस्कृतिक और सीधे लिंक्स भी हैं, जैसे शब्द है होली, जिसका अर्थ है पवित्र। जी। इसका लिंक भारत का मशहूर त्योहार होली दिया गया है। रंगों का ये त्योहार अपने आप में एक पवित्र और सेक्रेड भावना लेकर आता है, जहां बुराई या सिंफुल चीजों का अंत माना जाता है। बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक जुड़ाव है। फिर एक शब्द है नादिर, जिसका अर्थ है सबसे निचला स्तर। इसका लिंक भी इसके उच्चारण पर ही आधारित है, नादिर। कभी कभी जब शब्द का उच्चारण ही किसी नाम जैसा लगता है, तो उसे याद रखना आसान हो जाता है, भले ही इसके पीछे कोई लंबी कहानी ना हो। नादिर शब्द किसी भी चीज के पतन या लोएस्ट पॉइंट को दर्शाता है। हाँ, इतिहास में भी नादिर शाह जैसे आक्रमणकारी रहे हैं। बिल्कुल, जिनके हमले किसी भी सभ्यता के लिए सबसे निचले स्तर की तरह देखे जा सकते हैं। और इसका एकदम विपरीत छोर होगा एक्मे, यानी सबसे ऊंचा शिखर। और अगर रणनीतियों की बात करें, तो स्रोत में अगला शब्द बहुत ही सटीक है, गैम्बिट। गैम्बिट। इसका अर्थ है चाल, और लिंक दिया गया है गेम में बीट। ये एकदम स्पष्ट है कि किसी भी प्रतिस्पर्धी को किसी गेम में बीट करने या हराने के लिए कोई ना कोई चाल या ट्रिक तो चलनी ही पड़ती है। बिल्कुल चलनी पड़ती है। शतरंज के खेल में भी गैम्बिट एक बहुत ही जानी मानी चाल होती है, जहां शुरुआत में ही एक मोहरे की बलि दी जाती है, और अगर कोई चाल ना हो तो मामला एकदम सीधा या अनट्विस्ट हो जाता है। जब गेम में बीट करने की बात आती है, तो दिमाग रणनीतिक चंकिंग का उपयोग करता है। एक अनजान शब्द को 3 जाने पहचाने शब्दों गेम में बीट में तोड़कर उसका अर्थ हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है। अब पॉप कल्चर की बात करते हैं। स्रोत में एक शब्द है कोमली, जिसका हिंदी अर्थ है सुंदर या आकर्षक, और इसका लिंक दिया गया है बॉलीवुड का मशहूर गाना कमली कमली। कमली कमली। जब भी कोई ये गाना सुनेगा तो वो सुंदर और अट्रैक्टिव नृत्य और धुन इस शब्द का अर्थ याद दिला देगी। इसे मनोविज्ञान में एयरवर्म्स कहा जाता है। संगीत और धुनों के जरिए शब्दों को याद रखना एक बहुत ही प्राचीन और कारगर तकनीक है। धुनें तो वैसे भी दिमाग में अटक जाती हैं। हाँ, हमारा दिमाग लय और ताल को बहुत जल्दी पकड़ता है। जब किसी शब्द को किसी लोकप्रिय गाने से जोड़ दिया जाता है, तो उस शब्द को भूलना लगभग असंभव हो जाता है। इसके विपरीत कोई भी ऐसी चीज जो आकर्षक ना हो, वह अगली या बदसूरत कहलाएगी। धुनों से निकलकर अब हम एक ऐसे लिंक पर आते हैं जिस पर मुझे थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। शब्द है नेब्यूलस। नेबुलस। जी, इसका अर्थ है अस्पष्ट, और इसका जो लिंक है वो बहुत ही दृश्य प्रधान है, नींबू का रस। मुझे एक बात खटक रही है, क्या नींबू का रस सच में एक स्पष्ट तस्वीर बनाता है? यही तो इस लिंक की खूबसूरती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गिलास बिल्कुल साफ पानी है। अगर उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पानी धुंधला हो जाएगा। एकदम। पानी का रंग तुरंत धुंधला या अस्पष्ट हो जाएगा। आप उसके आर पार साफ नहीं देख सकेंगे। ठीक इसी तरह नेबुलस का मतलब भी कोई ऐसी बात, विचार या स्थिति है जो साफ या स्पष्ट न हो। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिस पर हमें निष्पक्ष रूप से गौर करना चाहिए। स्रोत सामग्री में नेबुलस का समानार्थक शब्द वेग दिया गया है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका विलोम शब्द या एंटोनिम अनक्लियर लिखा गया है। अनक्लियर? पर अनक्लियर का मतलब तो खुद अस्पष्ट होता है। बिल्कुल। हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं, और ये ध्यान देने व योग्य है कि अनक्लियर का अर्थ भी अस्पष्ट ही होता है, जो कि इस शब्द के अर्थ के समान ही है, न कि उसका विलोम। फिर भी ये एक दिलचस्प बात है जो स्रोत सामग्री में मौजूद है। हाँ, स्रोत में जो छपा है, हमारा काम बस उसे निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। अब आगे बढ़ते हैं ब्रांड्स की तरफ। स्रोत में शब्द है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट। इसका अर्थ है धनी, और इसका लिंक है एक स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो। ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लिया गया हो कि जिसके पास ओप्पो का फोन है वो बहुत धनी या रिच है, और जिसके पास नहीं है वो गरीब या पुअर है। ये भी ब्रांड एसोसिएशन का एक तरीका है। अक्सर हम ब्रांड्स को जीवन शैली से जोड़कर देखते हैं। ये एक बहुत ही त्वरित मेंटल शॉर्टकट है। हाँ, सच में। और अब हम आज की सूची के सबसे आखिरी और सबसे चरम लिंक पर पहुंच गए हैं। सच कहूं तो इसे पढ़ते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ऐसा कौन सा शब्द है? शब्द है सवांत। इसका अर्थ होता है विद्वान, और इसका लिंक क्या है? राखी सावंत।
राखी सावंत। ये कैसे संभव है? एक विद्वान शब्द को इतने अजीब संदर्भ से कैसे जोड़ा जा सकता है? यही वो बाजारनेस इफेक्ट या शॉक वैल्यू है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। विद्वान या स्कॉलर शब्द को एक ऐसी पॉप कल्चर हस्ती के साथ जोड़ना जो अपनी अलग तरह की विवादास्पद छवि के लिए जानी जाती हैं, यह अपने आप में इतना बेतुका और असंगत है कि ये दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। हाँ, मतलब कोई भूल ही नहीं सकता इसे। बिल्कुल। जब दो बिल्कुल विपरीत और असंगत छवियां एक साथ रखी जाती हैं तो दिमाग में एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है। ये शॉक याददाश्त को बहुत मजबूत बनाता है। एकदम सही। यहाँ भी स्रोत सामग्री को लेकर एक और निष्पक्ष अवलोकन करना जरूरी है। स्रोत में सवांत का समानार्थक स्कॉलर दिया गया है जो सटीक है, लेकिन इसका विलोम शब्द वर्क या काम लिखा गया है। काम? एक विद्वान का विलोम काम कैसे हो सकता है? ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि स्रोत में किस तरह से जानकारियों को पिरोया गया है। तो आज के इस लंबी और मजेदार चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे अब से कांड के ध्वन्यात्मक जुड़ाव से लेकर राखी सावंत के शॉक वैल्यू तक के लिंक्स बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।